हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड ज्योग्राफी नॉलेज। मैं प्रेम कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यानी इंडिया के अंदर जितने भी प्लेटू पाए जाते हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम कर रहे थे भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हमने हिमालय और मैदान को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। दोस्तों आज हम करेंगे पठार। तो आइए शुरू करते हैं विद पीके स्टडी। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागर से घिरा है, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप जो भारत का दक्षिण हिस्सा है उसे देखें तो दोस्तों यह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों जो ये वाला भाग है ये पठार का है, इसी कारण जो ये प्रायद्वीपीय है इसको भारत का पठार कहा जाता है या प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो हिमालय है उसकी तरह ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, यहाँ पे चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। और अगर बात करें दोस्तों तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, यहाँ पे जो हमारी राजस्थान में अरावली श्रेणी है, वहां से लेकर पूर्व में राजमहल की श्रेणियां से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है, यानी कि यहाँ पे कन्याकुमारी तक स्थित है। तो ये इतना हमारा जो क्षेत्र है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। तो दोस्तों बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है और यह पुराना भूभाग है। और दोस्तों बात करें तो यह उत्तर में गंगा सतलुज मैदान तथा शेष तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश गोंडवाना भूमि का ही एक अंग है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो केरल का हिस्सा है उन्हें शामिल किया जाता है। या कह सकते हैं कि इन राज्यों के अंदर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो फैला हुआ है। अगर प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो ये आप यहाँ पे दोस्तों अरावली रेंज देख रहे हैं, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियों द्वारा निर्मित होती है। तो यहाँ पे हमारी राजमहल और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार पूर्व में पूर्वी घाट, यानी कि ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, और पश्चिम में पश्चिम घाट इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यह पठार कई जगहों से काफ़ी कटा फटा हुआ है तथा अनेक छोटे छोटे पठारों और पहाड़ियों में विभाजित हो गया है। इस प्रकार ये जो पठार है दोस्तों यह अनेक पठारों के अंदर विभाजित हो गया है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। ऐसे ही यहाँ पे जो राज्य हैं दोस्तों उनके अनुसार इसका विभाजन किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तमिलनाडु का पठार आदि नामों से जाना जाता है। तो आइए अब इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें अरावली पर्वत की, तो यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम, यानी कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया नीचे वाला हिस्सा, तो यहीं से हमारा उत्तर और ये वाला हिस्सा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम सिरे से अरावली पर्वत का विस्तार है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी रेंज अरावली पर्वत की है, जो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली के मजनू टीला के पास विस्तृत है तथा इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसका जो अधिकतर भाग है दोस्तों वो राजस्थान में ही पाया जाता है, जैसा आप ये देख रहे हो। अरावली पर्वत का दक्षिण भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के पास दोस्तों इन्हें दिल्ली रिज कहते हैं। और जयपुर के उत्तर पश्चिम में जरगा पहाड़ियां कहते हैं, होटगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां कहते हैं और अलवर के निकट दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरावली का दोस्तों जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के समीप स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल जो दिलवाड़ा है वो माउंट आबू में ही स्थित है। और अरावली पर्वत दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत। बनास नदी अरावली को पश्चिम में पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों मालवा का पठार, तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा दोस्तों ये मालवा का पठार है। मालवा पठार अरावली के दक्षिण में, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारी अरावली श्रेणी है, तो अरावली के दक्षिण में
और विंध्या पर्वत के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों हमारी विंध्या श्रेणी स्थित है। तो विंध्या श्रेणी के उत्तर में और अरावली के दोस्तों दक्षिण में ये मालवा का पठार है जो स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी लावा से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दोस्तों जो ज्वालामुखी का लावा होता है उसमें दोस्तों बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार जो लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उससे बेसाल्ट चट्टानें बनती है। लावा के जमने से निर्मित चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो क्षेत्र लावा से बनता है वहां पर अधिकतर काली मिट्टी ही पाई जाती है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, अतः मालवा पठार से बहने वाली नदियां चंबल, काली सिंध तथा बेतवा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी ढाल की, तो इसकी ढाल इस तरफ है। इसी कारण जो हमारी गंगा है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार इसमें मिल जाती है। तो इसकी ढाल उत्तर की तरफ। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत अधिक अपर्दित कर दिया है, अर्थात जो नदियां यहाँ से बहती हैं उन नदियों ने इस पठार को अपर्दित कर दिया है, अर्थात इसमें दरारें या खड्डे पड़ गए हैं, जिसके कारण मालवा पठार पर बहुत सारे गहरे एवं चौड़ी नाली की आकृति बन गई है एवं मालवा का पठार बहुत उबड़ खाबड़ हो गया है। और ऐसी भूमि को दोस्तों बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें दोस्तों भोपाल शहर की, तो वह बेतवा घाट तथा पार्वती नदियों के यहाँ पे दोस्तों दोआब आएगा, दोआब के बीच स्थित है। और इस पठार में दोस्तों उर्मिल मैदान है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल की, तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो दोस्तों ये हमारा मालवा का पठार है, उसके बाद ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है और ये हमारा बघेलखंड का पठार है, जो कि ज्यादातर मध्य प्रदेश के हिस्से में पाए जाते हैं। मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार विस्तृत है। जैसा आप देख रहे हैं ये मालवा का पठार है और इसके उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड का और दोस्तों पूर्वी भाग में बघेलखंड का जो पठार है वो स्थित है। बुंदेलखंड का पठार ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ पे दोस्तों हमारी विंध्याचल श्रेणी है। बुंदेलखंड का पठार प्री कैम्बियन युग का है। ये युग भी अक्सर दोस्तों पूछ लिया जाता है। पत्थर ज्वालामुखी, परतदार और रवेदार चट्टानों से बना है। इसमें नीस और ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है और इस ऊंचाई दोस्तों 150 मीटर है जो कि उत्तर में है और दक्षिण में इसकी ऊंचाई दोस्तों 400 मीटर है। और इसका जो ढाल है दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, अर्थात इसका ढाल भी इस ओर उत्तर की ओर है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों बघेलखंड की, तो बघेलखंड एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। बघेलखंड का पठार विंध्या श्रेणी के कामूर और भारनेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। कैमूर श्रृंखला इसे दो प्राकृतिक प्रदेशों में बांटती है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां और दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियां स्थित है। ये दोस्तों आप याद रखना। बघेलखंड का मध्य भाग क्रमश ऊंचा होता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर फैल गया है। यहाँ पश्चिम भाग में बलुआ पत्थर एवं चूने का पत्थर तथा पूर्वी भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर दोस्तों जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड और जो पहाड़ियां हैं उनको क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनकी लोकेशन का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों विंध्याचल श्रेणी, तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों अरावली की श्रेणी और इरावली के बाद ही दोस्तों विंध्याचल की श्रेणी ये है। इसका विस्तार दोस्त अविस्तृत है, अर्थात यह विभिन्न छोटी छोटी पहाड़ियों का एक समूह है। यह दोस्तों नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से आरंभ होकर उसके समांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व की दिशा में मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के साथ साथ ये इस प्रकार बढ़ती हुई मिर्जापुर तक पहुंच जाती है। और अगर बात करें दोस्तों तो इसके अंदर विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ जो आदि पहाड़ियां हैं इनको शामिल किया जाता है। और विंध्याचल पर्वत में दोस्तों परतदार जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं
और दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत है वह उत्तरी और दक्षिण भारत को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग करता है, यानी कि इसी पर्वत के जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई दोस्तों 900 मीटर है और विंध्या पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो नर्मदा घाटी है वो किसके मध्य स्थित है। तो नर्मदा की बात करें दोस्तों तो ये हमारी नर्मदा नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियां और दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। तो ये आप याद रखना। और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। ये हमारी विंध्याचल श्रेणी होगी, ये सतपुड़ा श्रेणी होगी और सतपुड़ा के दक्षिण में दोस्तों हमारी तापी नदी है। तो तापी और नर्मदा ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे नेक्स्ट दोस्तों बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसके उत्तर में दोस्तों नर्मदा भ्रंश घाटी है और दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का अर्थ होता है दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित पर्वत श्रेणी, अर्थात एक हमारी ये भ्रंश घाटी हो गई नर्मदा की और दूसरी तापी की, तो इनके बीच ये सतपुड़ा की श्रेणी है। तो ये एक दोस्तों ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, जिसमें सबसे जो पश्चिमी पहाड़ी है यहाँ की बात करें तो यहाँ दोस्तों राजपीपला की पहाड़ी है। बीच में दोस्तों महादेव की पहाड़ी है जिसके सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और पूर्व में दोस्तों मैकाल पहाड़ी है जिसके सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ चोटी है जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्कन का पठार। तो इस वाले पूरे हिस्से को छोड़कर यह दोस्तों जो पूरा हिस्सा है इसे दक्कन का पठार कहा जाता है और इसको आगे विभिन्न पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दक्कन का पठार है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों और यह त्रिकोणीय है, यानी कि ट्रायंगल शेप के अंदर स्थित है और इसका विस्तार दोस्तों 70,05,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में दोस्तों 3,000 मीटर ऊंचा है और पश्चिम में 9,000 मीटर ऊंचा है। इसे दोस्तों महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इस पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं और इसकी उत्तरी सीमा है वो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा नर्मदा और तापी नदी, जो तापी नदी है वह इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और पश्चिम में दोस्तों पश्चिम घाट है हमारा। यहाँ पे यह पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इन चट्टानों में खनिज की प्रचुरता है तथा लोहा, अम्बर, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट आदि जो खनिज है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और गोदावरी नदी द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार शामिल है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कर्नाटक के पठार की, तो जो हमारा कर्नाटक राज्य है उसी में फैला हुआ जो पठार है उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं, जो कि दोस्तों 600 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों जो इसका उत्तरी भाग है उसके ऊपर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है वो बहती है और यहाँ दोस्तों घाटपरवा और मालपरवा जो नदियाँ हैं वो कृष्णा नदी में आकर दाएं भाग पर मिलती है, यह आप याद रखना। और कर्नाटक पठार के दक्षिण भाग को दोस्तों मैसूर का पठार कहते हैं। यह दक्षिण भारत का उच्च सीमा वाला पठार है। सामान्यतः इसका ढाल दोस्तों पूर्व की ओर है। इसी प्रकार जो भी नदियां हैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि इस साइड ही बहती है, जबकि उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है और इसका उत्तर वाला जो हिस्सा है उसका ढाल इस तरफ है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट है जो स्थित है। और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वह इसकी जो दक्षिण सीमा है उसका निर्माण करती है। जैसा आप जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और इसका पश्चिम भाग दोस्तों मालवाड़ के नाम से जाना जाता है जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। औसत ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1000 मीटर है और इस पहाड़ी में दोस्तों काफ़ी कटाव है, ढाल काफ़ी तेज है और नदी घाटियाँ यहाँ की गहरी है। और पूर्व की ओर दोस्तों इसमें उर्मिल मैदान पाए जाते हैं और जो मैसूर का पठार है उसकी प्रमुख नदी दोस्तों कावेरी है। यहाँ पे दोस्तों
की जो पहाड़ियां हैं वो अधिक मिलती हुई है और वो अधिकतर नीचे धसी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार की। ये आप देख रहे हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों वो अधिकतर झारखंड और जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें विस्तृत है और ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है उसमें बना हुआ है, यानी उस काल की चट्टानें इसमें पाई जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ से दोस्तों दो प्रमुख नदियां निकलती हैं जो कि दामोदर और स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी से मिल जाती है जो कि आगे जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है दोस्तों। और जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर को दो पठारों में विभाजित करती है, जिसमें दोस्तों हजारीबाग का पठार और रांची का पठार है जो स्थित है। दामोदर नदी के दोस्तों जो उत्तर वाला भाग है उसे हजारीबाग के नाम से जाना जाता है और जो दक्षिण में स्थित है उसे रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। और जो रांची का पठार है दोस्तों वो संप्रदाय मैदान है, यानी कि समतल है। और स्वर्णरेखा नदी के तट पर दोस्तों झारखंड राज्य की जो राजधानी रांची है वो स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस पठार के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारे खनिज हैं जैसे लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि पाए जाते हैं। इसी कारण दोस्तों इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और भारत में जो यूरेनियम है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा से दोस्तों प्राप्त होते हैं। और जो रूर प्रदेश है दोस्तों असल में वो जर्मनी में है जो कि रूर और राइन नदियों के बीच स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे भी अधिक खनिज पाए जाने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां स्थित है और जो कि मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों काठियावाड़ का पठार, ये पठार दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारा कच्छ का रण है और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है यहीं पे दोस्तों काठियावाड़ का पठार स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है और इसी पठार का दोस्तों अंग है गिर पर्वत। और इसमें दोस्तों लावा चट्टानों के अतिरिक्त जो टर्शरी काल के जलोढ़ संरचना है उनके भी प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। और इसकी जो ढाल है दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, अर्थात इस प्रकार इसकी ढाल है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, तो ये हिस्सा भी दोस्तों जो हमारा दक्कन का पठार है उसी का हिस्सा है। लेकिन आप अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो ये हमारा हिमालय है और हिमालय के नज़दीक इसकी स्थिति है। और यह वास्तव में दोस्तों जो राजमहल पहाड़ी है उसी का पूर्वी विस्तार है। जैसे यहाँ पे हमारी राजमहल पहाड़ियाँ हैं तो इसी की ये हिस्सा है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जलोढ़ के जो निक्षेप हैं वो मिलते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, मिक्कर और जो रेंगमा पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों यहाँ पे पाई जाती हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका क्रम दोस्तों अब पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम दिया गया है दोस्तों। और अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे है। और ये दोस्तों जनजातियाँ भी है जो कि गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानी जाती है और ये भी दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। और यह दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है जैसा मैंने बता दिया। और दोस्तों मिक्कर और जो रेगमा की पहाड़ी है वो दोस्तों असम राज्य में स्थित है। और अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों नोक गारो जो पहाड़ी है उसके अंतर्गत ये चोटी है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों दंडकारण्य के पठार की, तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार जो तेलंगाना का पठार है उसके ऊपर स्थित है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कुछ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और राज्य के नाम दिए गए हैं कि वो किस राज्य में है। तो दक्कन का पठार है उसका ही विस्तृत जो भाग है उसे दंडकारण्य पठार कहा जाता है। इसका विस्तार दोस्तों मुख्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसी पठार के अंतर्गत दोस्तों जो बस्तर का पठार है वो स्थित है। और यह दोस्तों दंडकारण्य पठार के दक्षिण में स्थित है बस्तर का पठार। भारत में टिन का एकमात्र भंडारण है वो बस्तर के पठार में ही मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आज की सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है।